हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। बेटा, मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट साइंस को, जिसमें हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 को, जिसका कि नाम है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। हम ऑलरेडी बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका कि नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहां पे हमने काफी चीजें एक दूसरे के साथ में जानी, समझी और सीखी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकेंड चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि पहली क्लास है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बेटा जो भी फर्स्ट लेक्चर होता है वो बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर ही वो लेक्चर होता है जिसमें हम बेसिक चीजों को समझते, सीखते और जानते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझना है कि एक्चुअली में इस चैप्टर को हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। देखो, मैं हर बार कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि कुछ भी काम करने से पहले आपको एक बार ये जरूर सोचना है कि वाई हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो बेटा जब मैं बात करती हूँ इस चैप्टर के बारे में यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम ह्यूमन बींग्स या हम जीवों में किस तरीके से कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा क्या क्या है, देखो बेटा ये तो हमें पता है, हम ऑलरेडी 9th क्लास में बात करी तो हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, टिश्यू चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर एक सेल में भी बहुत सारी ऐसी क्या होते हैं प्रोसेसेस होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ पढ़ा था ना। अब हम वही पढ़ेंगे कि बेसिकली जो फंक्शन एक सेल परफॉर्म करती है वैसे ही पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से परफॉर्म करता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, और ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर मैं बात बोलूं कि रेस्पिरेशन सही से नहीं हो रहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके शरीर में एनर्जी नहीं मिलेगी, लाख आप डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो, क्योंकि एनर्जी कब मिलती है, जब फूड का ब्रेक डाउन होता है ना। अगर रेस्पिरेशन सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो रहा है, तो एनर्जी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है ना। सेम डेट मैं आपसे बात करूं कि किसी भी चीज के लिए क्या सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्लड अच्छे से सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में, तभी तो हर एक ऑर्गन तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स, जरूरी ऑक्सीजन, एंजाइम्स, हार्मोन ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, पहुंच पाएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और ये सारी चीजें जो एक तरह से ज्वाइंट होकर के सब मिल करके हमारे शरीर में काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे सिस्टम और इन सिस्टम के साथ जुड़े हुए इनके रिलेटेड ऑर्गन्स, जिनकी वजह से पूरा जीवन चक्र या लाइफ साइकिल चल रही है, या ये बोला जाए कि एक जीवित जीव जो है वो जीवित है, लिविंग बीइंग है, सरवाइव कर रहा है। तो वो सारी चीजें, वो सारे प्रोसेसेस अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले एक चीज के साथ शुरुआत करते हैं जो आप जानते हो, हमेशा हम बैक टू बेसिक से चलते हैं, यानी कि जो तुम्हें पता है उसी से शुरुआत करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि तुम्हें वाकई में, यानी कि हम ऑलरेडी सब कुछ जानते होते, बस हमें करना क्या होता है, उसे थोड़ा सा ठीक करना होता है, सिंक्रोनाइज करना होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं आपसे। तो हमने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, आपने भी पढ़ा होगा क्या कि हमें हमेशा डाइट कैसी लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट में क्या होता है, आपको एक प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है ना। तो एक बात बताओ कि हम फूड तो जो है ना खाते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने नाश्ते में चने खाए, तो यानी कि मैंने प्रोटीन इनटेक किया है। अभी मैं बोलूं कि मैंने नाश्ते में आज खूब तली तली पकौड़ियां खाई हैं, तो मैंने क्या खाया है, फैट ज्यादा कंज्यूम किया है। ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि मैं जूस पी के आई हूँ, तो मैं बोलूंगी कि मैंने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इनटेक किया है। लेकिन तुम्हें पता है जब ये सारी चीजें डाइजेस्ट होती हैं, सारी चीजें डाइजेस्ट होती, चाहे वो आपने फूड इनटेक किया हो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या फिर प्रोटीन के फॉर्म में, या फिर आपने विटामिन के फॉर्म में, सपोज मैंने फ्रूट्स खाए हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये सब जब डाइजेस्ट होते हैं तो ग्लूकोज के फॉर्म में फाइनली ये सब क्या होते हैं, जब ये सारी चीजें डाइजेस्ट होती हैं, मतलब डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फूड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में, यानी कि ग्लूकोज में। क्योंकि ग्लूकोज को ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है ना।
हमारी बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, वो हर चीज को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में ब्रेकडाउन होना ही तो डाइजेशन होता है। तो बेसिकली हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स का जो इनटेक करना है, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको जो इनटेक करने का प्रोसेस है वही कहलाता है न्यूट्रिशन, यानी कि इसी को हम हिंदी में पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण भी कहते हैं। तो जरूरी न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना, ठीक है ना, इनटेक करने को, सो डेट की बॉडी में क्या आए, एनर्जी आए। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या है, न्यूट्रिशन है। तो फूड को चेंज करना इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म टू एब्जॉर्ब, है ना, सो डेट बॉडी कैन एब्जॉर्ब देम फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल टू सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। तो मोटे मोटे तौर पे भोजन से न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। आई होप आप सभी बच्चे मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम दूसरे प्रोसेस पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन को। नाउ वी कम टू द टॉपिक रेस्पिरेशन, कि एक्चुअली में रेस्पिरेशन क्या है। हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। ब्रीदिंग तो एक फिजिकल प्रोसेस है एक्चुअली में, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं, कोई भी एनर्जी का इवोल्यूशन नहीं होता, ना ही कोई एनर्जी फॉर्म होती। ब्रीदिंग तो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन जो ऑक्सीजन हमने ब्रीद इन की, मीन्स एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण से जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण की, जब वो ऑक्सीजन हमारी हर एक सेल तक पहुंचती है, ऑलरेडी फूड एब्जॉर्ब होकर के हर सेल तक पहुंच गया है ग्लूकोज के फॉर्म में, अब जब उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उस फूड का, तो वो जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है टू रिलीज एनर्जी, वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, कि आप कह सकते हो कि बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, है ना, फूड का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर रिमूवल ऑफ एनर्जी या प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज सर्कुलेशन। अब भाई हम सबको पता है कि हमारे ब्लड, हमारे बॉडी में ब्लड क्या है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? एक कनेक्टिव टिश्यू, वैसा कैसा वाला, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अब ये ब्लड अपने साथ क्या कैरी करता है, ब्लड अपने साथ कैरी करता है एंजाइम्स को, साथ में हॉर्मोन्स को, बहुत सारी चीजों को, ठीक है, ऑक्सीजन को, ठीक है। अब ये जो ब्लड है ये किस तरीके से सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, बेसिकली इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। जैसे कि हमें पता है कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा हार्ट है। हार्ट इज वर्किंग एज अ पंपिंग स्टेशन, ये क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। तो हार्ट इज वर्क एज अ पंपिंग स्टेशन, जो पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो बेसिकली हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ब्लड को, ब्लड वेसल्स को, प्लाज्मा को, हार्ट के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सर्कुलेशन में बेसिकली पढ़ने वाले। फिर मैं आपसे बात करूंगी, डिस्कस करूंगी एक्सक्रीशन को। अब इतनी सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होने के बाद, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ऑब्वियस सी बात है हमारे ब्लड में बहुत सारे क्या होते होंगे, एक्यूमुलेशन होगा बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का। अब उन वेस्ट मटेरियल का हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है बहुत ज्यादा जरूरी। तो इन सारे वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। आई होप आप सारे मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इनटेक ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड द यूज बाय द बॉडी फॉर मेंटेनेंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम पोषण करते ही, मतलब हम एक तरह से खाना खाते ही क्यों हैं, हम उस न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते ही क्यों हैं,
इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि इतने सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक बात बताओ, बिना खाने के हम एक दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, तीसरे दिन आपको वीकनेस फील होगी, चौथे दिन और हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? पोषण से, यानी कि न्यूट्रिशन से मिलती है, जब हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं। और फिर आफ्टर डाइजेशन क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। जब खाना ही नहीं होगा शरीर में, भोजन ही नहीं होगा, ग्लूकोज ही नहीं होगा, तो एनर्जी कहाँ से रिलीज होगी? तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब हम पोषण के आधार पर जो जीव है उनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हेट्रोट्रॉफ। जैसा कि नाम से ही पता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपने आप से, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है फूड। हमेशा आप याद रखिएगा, जहां कहीं भी किसी वर्ड में अगर आपको ऑटो शब्द मिलता है तो ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। आप खुद ही मिला के देख लो, ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक गाड़ी है ना? तो यानी कि जो चीज खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ मतलब कि वो जीव जो खुद से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मिला के आप देख लो कि हम सबको पता है बहुत अच्छे से कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली किन में देखने को मिलता है? प्लांट्स में देखने को मिल सकता है आपको, या फिर आपको किन में देखने को मिलेगा? एल्गी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, शैवाल में देखने को मिलेगा। अब बात यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, क्या जो ग्रीन प्लांट्स है, प्लांट्स में भी बेसिकली हम आपसे बोलेंगे क्या? ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में आपको देखने को मिलेगा क्या? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी कि अपने फूड का निर्माण करते हैं। क्योंकि प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ, जो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस उनमें होती ही है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सिंपल सी बात है, हम सबको पता है। और आपको ये भी पता होगा, प्लांट्स अपना फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। बनाते किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। तभी तो बात होती है कि 1-2 दिन अगर हम कहीं चले जाते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी पानी उनको मिल रहा है तो मुरझा जरूर जाते हैं, बट प्लांट खत्म नहीं होता। अगर हम 1 दिन या 2 दिन बाद वापस से पानी डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पत्तियां उसकी चली जाती है, बट न्यू लीफ वापस से आती है, प्लांट सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब वो अपना भोजन नहीं बना पाया, क्योंकि जब आपने उसे पानी नहीं दिया, तो वो स्टोर फूड जो है, यानी कि स्टार्च है, उसी को ब्रेक डाउन करके अपना काम चला रहा था। बट जब ये लंबा स्टारवेशन हो जाता है कि अब कई दिन हो गए, या तो प्लांट को पानी ना मिले या सनलाइट ना मिले, तो उसके अभाव में तो फिर जो बचा कुचा भी फूड था वो भी खत्म हो जाता है, देन प्लांट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा हमारे में भी होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर में भी फूड स्टोर होता है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो हमारे किस फॉर्म में? आप कह सकते हो कि फैट के फॉर्म में भी स्टोर होता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसा होता है, हम फास्टिंग करते हैं, लंबे समय तक भोजन के अभाव होता है, तो ये सारी चीजें ब्रेक डाउन होती है, धीरे धीरे हमें एनर्जी मिलती है। बट जब ये सब कुछ भी खत्म हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या हो जाती है? जो भी जीव है वो सरवाइव नहीं कर सकता। चलिए, अब हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉप्स का। नाम से ही पता चलता है, हेट्रो का मतलब होता है दूसरों पे, है ना। हेट्रो का मीन्स क्या है? दूसरों पे, यानी कि वो जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे, ट्रॉफिक मतलब फिर से अगेन फूड, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, किसके लिए? भोजन की रिक्वायरमेंट के लिए, वो सारे कहलाते हैं हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स के सबसे बड़े एग्जांपल है हम, यानी कि ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम अपने भोजन की रिक्वायरमेंट के लिए किस पे डिपेंडेंट है? दूसरों पे, चाहे फिर वो एनिमल्स हो, चाहे फिर वो प्लांट्स हो। हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे दाल चावल रोटी सब्जी मीट दूध मछली कुछ भी, लेकिन हम क्या है? डिपेंडेंट है या तो प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। आई बात समझ में? हम खुद अपना भोजन नहीं बना सकते। अब यहाँ कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि किचन में तो खुद ही बनाते हैं, बट किचन में आप वो एक प्रोसेस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। वो जस्ट एक काम है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स तो आपने कहाँ से लिया है? या तो प्लांट से लिया है या फिर एनिमल से लिया। उसमें खुद का कुछ भी नहीं है, हम जस्ट उसे पका रहे हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो हम सब क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। अब हेट्रोट्रॉप्स में
बेसिकली कौन कौन आते हैं? देखो ग्रीन प्लांट्स तो आ जाते हैं आपको ऑटोट्रॉफ्स में, और इसका मैंने आपको बता भी दिया किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कोई भी एज सच दिक्कत नहीं है, हम सबको ही अच्छे से पता है। ये तो हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज बना सकते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की एंड अदर लिविंग बींग्स की यानी कि किसी भी और एनिमल्स की, तो हम सब उसमें आते हैं किस कैटेगरी में? हेट्रोट्रॉफ्स में आते हैं। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन है वो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जाना कि न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन की नीड क्या है, ठीक है ना, समझ में आई बात। हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है लाइफ प्रोसेसेस से? जैव प्रक्रम, इतने सारे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो पा रहा है प्रॉपर। मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ, आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, इस समय भी बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। लाइक ऑब्वियस सी बात है, मैंने खाना खाया तो डाइजेशन भी हो रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन मैंने लिया था उस डाइजेस्टेड फूड का, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीडेशन भी होना है, एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी एनर्जी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सेम डेट मैं ब्रीथ कर रही हूँ, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, इसी सेम टाइम पे मेरी बॉडी में जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, सर्कुलेशन भी हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है फीकल मटेरियल या मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन भी हो ही रहा है शरीर में। तो ये सारी कुछ चीजें ये जो चल रही हैं एक साथ, दैट इज ऑल लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। चलिए अब आगे बात करते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ना सिर्फ हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है बल्कि कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरियाज होते हैं आप कह सकते हो, या ये क्योंकि क्या करते हैं, अभी उतना डिटेल में तो हमें जाना नहीं है, हम हायर क्लासेस में जाएंगे। बट एक तरह से ये कीमोट्रोपिज्म करते हैं। कीमोट्रोपिज्म मतलब क्या है? केमिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं। कीमोट्रोपिज्म से मतलब ये है कि अपने भोजन को तैयार कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स। फोटोसिंथेसिस से मतलब ये है कि अपने भोजन को तैयार कर पा रहे बाय मीन्स ऑफ फोटो यानी कि सनलाइट, बट कर को तो पा रहे हैं ना अपने भोजन को खुद से तैयार। दैट्स वाई बैक्टीरिया एंड प्लांट्स बोथ आर fall in the category of autotrophic nutrition and they both are called as autotrophs। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस वेरी इजी। देखो एक बात सोचो, इस तरह से भी तो सोचो ना, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें भी अवेलेबल है, प्लांट्स को भी अवेलेबल है, पानी तुम्हें भी अवेलेबल है, उन्हें भी अवेलेबल है, सनलाइट भी तुम्हें भी अवेलेबल है, उन्हें भी अवेलेबल है, बट सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म प्लांट्स इसलिए कर पाते हैं बिकॉज वी डोंट हैव क्लोरोफिल। हमारे पास हरित लवक नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट ना होने की वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट भी नहीं है। तो हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है कि हम अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण कर पाए। ठीक है, क्लियर है ये मेरी बात? तो दिस इज द प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है? दिस इज द प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट सब्सटेंसेस टेकन फ्रॉम आउटसाइड। देखो सब कुछ हमारी प्रकृति में है, एंड आउटसाइड इनटू एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म। These substances are taken in the form of carbon dioxide, water, which are converted into the carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। Carbohydrate means ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि प्लांट्स अपना स्टोर फूड किस फॉर्म में करते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, प्लांट्स स्टोर देयर फूड, स्टोर देयर फूड in the form of starch। चलिए अब आगे चलते हैं हम। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। चलिए अब फिर से आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इवेंट, अब क्या क्या होता है ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक्चुअली में होगा क्या, किसका क्या काम है? जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का काम है यानी कि सनलाइट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है सूर्य की रोशनी का। सूर्य की रोशनी मिलती तो हमें भी है लेकिन हम उसे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो वो किसकी मदद से होता है? वो हो पाता है क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है, किसमें उपस्थित है? हरित लवक में उपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होता है जो कि पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना,
ये एक तरह का प्लास्टिड है, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी होता है। अब जो लाइट एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में। याद करो, 9th क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई भी थी आप लोगों को, क्या कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि ऊर्जा को ना तो हम निर्मित कर सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही हो रहा है कि सूर्य के प्रकाश को हम रासायनिक ऊर्जा में केवल और केवल परिवर्तित कर रहे हैं। फिर क्या होता है, साथ ही साथ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं। तब जाकर के ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि भोजन का निर्माण होता है पौधों में, ठीक है। अब बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स की बात खत्म होती है। अब हम बात शुरू करते हैं हेट्रोट्रॉफ से। हेट्रोट्रॉफ फिर से वही बात हो गई, परपोषी, यानी कि भोजन के लिए दूसरों पे, यानी कि पोषण के लिए जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। चलिए, अब बेटा परपोषी में बेसिकली 3 कैटेगरीज आती है, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। भूलना नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ और सिर्फ नाम से अगर समझ लिया आपने तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस एक बार इनके नाम को आप अच्छे समझ लो। देखो बेटा, होलो का मतलब ही होता है होल, यानी कि कोई चीज कंप्लीट है, पूरी है ना। तो होलोजोइक का मतलब होता है कि जब भी हम कभी फूड का इंटेक, यानी कि वो जीव जो भोजन का इंटेक या तो लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं या सॉलिड फॉर्म में कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, वो जीव जो भोजन का ग्रहण या तो तरल लिक्विड फॉर्म में कर रहे हैं, यानी कि तरल अवस्था में कर रहे हैं, या फिर सॉलिड स्टेट में कर रहे हैं, और पूरे के पूरे भोजन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को, टोटली कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड, यानी कि कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना, ठीक है ना, या तो तरल अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में पूरे के पूरा, तो वो कहलाते हैं होलोजोइक। जैसे कि हम सभी होलोजोइक है, हम जो भी कुछ खाते हैं हम पूरा का पूरा खाते हैं, ठीक है ना। सपोज दैट मैं आपसे बात करूं कि अगर हम, कहने का मतलब यहाँ पे ये है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई चीज ऐसे खाऊं कि पहले हमने शरीर से बाहर ही उसे डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है ना, ऐसा करते हैं। बहुत तरह की बैक्टीरियाज हैं, बहुत तरह के ऐसे जीव है जो ऐसे केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं कि पहले जो चीज है, जो भी फूड है, उसको बाहर ही उसको डिग्रेड कर दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, देन उसको कंज्यूम किया। तो वो तो फिर होलोजोइक नहीं कहलाया। होलोजोइक का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं पूरे का पूरा इनटेक करना, उसको कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, वो है होलोजोइक। जैसे कि हम खाते हैं चीजों को, हम चाहे फ्रूट्स की बात करें या किसी भी चीज को, हम कोई भी चीज शरीर के बाहर डाइजेशन नहीं करते हैं। हम जो भी चीजें खाते हैं, हालांकि हमारा डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ना, बकल कैविटी से ही दांत हमको उस भोजन को पीसते हैं, फिर अंदर पेट में जाता है, पेट में डाइजेशन होता है, फिर हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, बट सारा का सारा डाइजेशन इंटरनल है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो यहाँ पे मैं सिंपली आपसे बोलूंगी कि होलोजोइक का मतलब ये हुआ कि इनटेक ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर either in the form of liquid और सॉलिड। तो ये तो हो गया होलोजोइक, ठीक है। अब बेटा बात में अगर आपसे करो सैप्रोफिटिक, ठीक है ना। सैप्रोफिटिक का मतलब बेटा होता है, सबसे पहले तो नाम जानिए, सैप्रोफिटिक को हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मृतोपजीवी नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सैप्रो का मतलब होता है बेटा सड़ा गला, ठीक है ना, यानी कि वो जीव जो सड़ी गली चीजों, यानी कि
डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स को कंज्यूम करते एज अ फूड। यानी कि क्या करते हैं, जो बेसिकली क्या करें, फीड करें, भोजन ले, किनके ऊपर, फीड डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स मीन सड़े गले पौधे या डेड एनिमल्स पे क्या करें, फीड करें, उनको ग्रहण करें, उनको भोज्य पदार्थ के रूप में ले। तो लिखोगे फीड ऑन डेड, feed on dead and decaying plants and animals। feed on dead and decaying plants and animals, तो ये कहलाते हैं क्या, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे बात करूं पैरासिटिक की। तो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, वो जो या तो किसी जीव के शरीर के ऊपर रहे या फिर किसी जीव के शरीर के अंदर रहे। तो पैरासिटिक से मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, सिंपली हम बात करें कि वो जीव, जो कोई भी जीव जो है ना, किसी दूसरे किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर डायरेक्टली उसके शरीर से पोषक पदार्थों को ग्रहण करना, ये कहलाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये ऐसे जीव कहलाते हैं पैरासाइट्स। ठीक है ना, और ये जिस जीव के शरीर पे रहते हैं वो कहलाते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जांपल लाइस, यानी कि जूं की अगर हम बात करते हैं, तो जूं आपने कभी अगर आपके बालों में पड़ी हो तो भी आपने महसूस किया होगा, या फिर आपने किसी ना किसी के बालों पे देखी जरूर होगी। तो वो क्या है, सिंपली क्या करती है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके ब्लड को सक करती है। ठीक है ना, सिंपली हम बात करें आपसे किसकी, टेप वॉर्म की। टेप वॉर्म मतलब फीताकृमि, ये एक प्रकार का कीड़ा है जो कहाँ पे रहता है, ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन में रहता है, और वहां से ही क्या करता है, इंटेस्टाइन से ही पते पचाए भोजन को ग्रहण करता है। खुद डाइजेशन भी नहीं करना है, बस एक ही काम करना है, पकड़ के बैठे रहो और बस दूसरे के शरीर से क्या करो, अपने भोजन को ग्रहण करते रहो। ठीक है ना, तो ये होते हैं पैरासाइट्स कहलाते हैं, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उसी में क्या करते हैं, वहां से डायरेक्टली अपने न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पैरासिटिक, यानी कि ये न्यूट्रिशन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो दूसरों के शरीर से भोज्य पदार्थ डायरेक्टली ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, चलिए अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली आपके 5 स्टेप होते हैं। डेट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, जिनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दिया हुआ है। अब हम वन बाय वन करके इनमें एक एक चीज को अच्छे से पढ़ने वाले। ठीक है ना, कि एक्चुअली में हर एक स्टेप में होता क्या है। तो सबसे पहला स्टेप जो है, जिसको कि हम कहते क्या है, अंतः ग्रहण, यानी कि इसी को क्या कहा जाता है, इंजेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इंजेशन का मतलब होता है सिंपली इनटेक ऑफ फूड, यानी कि भोजन को सिर्फ और सिर्फ क्या करना, शरीर के अंदर लेना। इनटेक ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कि भोजन का शरीर के अंदर जटिल फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में वो है उसको ग्रहण करना। तो आप इंजेक्शन को क्या कहोगे, सिंपली मैंने एक सेब लिया, उसको काटा, दांत से काटा और उस टुकड़े को अपने शरीर के अंदर लिया, डेट इज टोटली इंजेक्शन। तो आप क्या कहोगे, इनटेक ऑफ फूड, क्या बोला जाएगा, इनटेक ऑफ फूड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म
in complex form inside the body known as ingestion. क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है. ठीक है. अब जो हम सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं डेट इज डाइजेशन यानी कि पाचन. अब बेटा डाइजेशन क्या होता है? सिंपली क्या है? कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? सिंपली आपका डाइजेशन कहलाएगा. तो ये कह सकते हैं सिंपली क्या? कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल यानी कि सरल भोज्य पदार्थों, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में कन्वर्जन यानी कि परिवर्तन, कन्वर्जन ही पाचन कहलाता है. आई होप सारे बच्चों को क्लियर है. सिंपल सी बात हो गई भाई. हमने खाना खाया प्रोटीन, चाहे फिर हमने खाया विटामिन, लेकिन सब के सब डाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गए? सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स लाइक ग्लूकोज में. तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डाइजेशन. चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ तीसरे स्टेप की, जिसको कि हम क्या कहते हैं? सिंपली एब्जॉर्प्शन. क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा. एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या होता है? यहाँ पे एब्जॉर्प्शन से मतलब होता है अवशोषण. अवशोषण यानी कि सिंपली क्या करना भाई? सिंपली बात ये कि अब जो ग्लूकोज जो आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज का निर्माण हुआ, अब उस ग्लूकोज का हर एक सेल यानी कि हर एक जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं उन सेल्स तक सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाना. तो ये क्या कहलाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड का यानी कि ग्लूकोज का बेसिकली क्या हो जाना? ब्लड में मिलना. ब्लड में जब एब्जॉर्ब होगा तभी ना हर तक पहुंचेगा. तो आप सिंपली कह सकते हो सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स का ब्लड में मिल जाना. ये क्या कहलाता है बेटा? एब्जॉर्प्शन कहलाता है यानी कि अवशोषण कहलाता है. ठीक है. चलिए अब चौथा स्टेप जो होगा वो क्या होगा? वो होगा एसिमिलेशन. क्या होगा? एसिमिलेशन. एसिमिलेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण. अब बहुत ध्यान से समझना. यूटिलाइजेशन. अब ये जो हर तक पहुंच गया ना ग्लूकोज, अब उस ग्लूकोज का यूटिलाइज होना. ठीक है ना. सिंपली किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए. तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम एसिमिलेटेड फूड. जो ये फूड जो है वो एसिमिलेट हुआ है, उसका क्या करना? उसको एसिमिलेट करके एनर्जी का प्रोडक्शन ही कहलाता है प्रोसेस. कौन सा? एसिमिलेशन कहलाता. मेरी बात समझ रहे हो आप सभी लोग? जो आफ्टर डाइजेशन ग्लूकोज बना और हर एक सेल तक ग्लूकोज पहुंच गया, अब उस ग्लूकोज का क्या करना है? उस ग्लूकोज को एसिमिलेट करना है हर जगह सो डेट एनर्जी मिल सके. तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम assimilated food is known as assimilation. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं. ठीक है. अब जो लास्ट स्टेप है डेट इज एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन. इसमें क्या होगा? सिंपली क्या है? जो हमारे शरीर से, इसको पहले हिंदी में भी लिख दूं बेटा, इसका हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन.
यानी कि सिंपली सी बात इतनी है बेटा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होना, हमारे शरीर से बाहर निकल जाना, इसको हम एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको ईजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईजेशन भी कह सकते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि रिमूवल ऑफ जो हमारे शरीर से अनडाइजेस्टेड चीजें हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? इजेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, यानी कि जो आहार नाल है, वो हमारे शरीर में लगभग लगभग, मैं आपसे अगर बात करूं, तो जो आहार नाल है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और लगभग लगभग 9 मीटर लंबी आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, वो हमारे शरीर में बेटा लगभग लगभग कितनी होती है? 9 मीटर की अप्रोक्स होती है। कहां से कहां तक? माउथ से लेकर के एनस तक का, ठीक है ना, यानी कि माउथ से लेकर के एनस तक की 9 मीटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल इज डिफरेंट थिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट थिंग। एलिमेंट्री कैनाल केवल और केवल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स आते हैं, लेकिन उन ऑर्गन्स के साथ में जो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम अलोंग विथ ऑर्गन्स। लेकिन उनका जो सिक्रीशंस है, जब हम उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो चाहे वो ग्लैंड्स हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम्स हो, जूसेस हो, तब वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लगभग लगभग 9 मीटर की, ठीक है ना, जो कि कहाँ से माउथ से एनस तक स्टैंड करती है, पाई जाती है, वो कहलाती है हमारी आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में अगर मैं बात करूं तो माउथ में क्या क्या होते हैं? हमारे मुख में यानी कि बकल कैविटी में, बेसिकली माउथ बोले या हम कह सकते हैं कि बकल कैविटी में क्या होते हैं? बकल कैविटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? बकल कैविटी के अंदर यानी कि मुख गुहा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं टीथ, टीथ के साथ साथ आपको देखने को मिलते हैं टंग, और आपको देखने को मिलता है स्लाइवा। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना है, टीथ का काम है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जैसे ही भोजन आया तो उसको पीसना, ये काम किसका है? टीथ का है। स्लाइवा का काम क्या है? अच्छे से उस भोजन में मिल करके उस भोजन को सॉफ्ट बनाना, ठीक है ना। क्यों सॉफ्ट बनाना? ताकि उसको फिर जब मुख के नीचे हम लेके जाएं तो हमारी ईसोफेगस कहीं डैमेज ना हो जाए, उसमें फ्रिक्शन खत्म हो जाए। टंग का काम क्या है? जो स्लाइवा है वो अच्छे से भोजन में मिल सके। साथ ही साथ टंग में पाई जाती है टेस्ट बड, जिससे ये पता चलता है कि हमने जो चीज खाई वो क्या है। हमने क्या मिठाई खाई, या फिर हमने नींबू का रस चखा, या फिर हमने कुछ कड़वा सा खाया, या फिर हमने कुछ खट्टा खाया। खट्टा मीठा कड़वा इन सब का एहसास किससे होता है? टेस्ट बड से होता है, जो कि टंग में पाए जाते हैं। तो बेसिकली फूड इज इंजेस्टेड through the mouth after which the teeth grind the food, then the tongue properly mixes the saliva in the food। क्योंकि बकल कैविटी में पाई जाती है स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां, जो लार को किसमें मिला देती है? भोजन में मिलाती है, और मिलाने का कार्य करती है टंग। टेस्ट बड का काम करती है टंग, टीथ करते हैं ग्राइंडिंग का काम, और स्लाइवा क्या करती है? स्लाइवा करती है स्लाइवा का सिक्रीशन, जिसमें पाया जाता है बेसिकली स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। तभी तो कहते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे हो जाता है? माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। So food is ingested through the mouth. After we grind the food, then the tongue mixes the saliva present in the mouth with the food. The amylase enzyme released from the saliva, लार की ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम, जिसको स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहते हैं, वो क्या करता है बेटा? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है,
यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना। क्या है ये इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैसा है ये? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स फूड है, जिसको ये शुगर में, शुगर भी कार्बोहाइड्रेट है, बट ये कैसी है? ये सिंपल शुगर है, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। आई बात समझ में? सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कौन? स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। चलिए अब बात करते हैं ईसोफेगस की। अब जब खाना बकल कैविटी से नीचे यानी कि माउथ से नीचे जाता है तो हम उसे कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली। सबसे बड़ी बात है, ये चीज याद रखिएगा कि ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर आपके मन में आएगा कि अगर डाइजेशन नहीं होता तो फिर जरूरत क्या है इसकी? बेसिकली इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि यह एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि भोजन जो है वो मुख से कैसे अमाशय तक पहुंचे। कौन? ईसोफेगस क्या करता है? एक रास्ता, और रास्ता ही नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? भले वहां डाइजेशन नहीं होता, बट ईसोफेगस क्या करता है? हेल्प करता है कि भोजन किस प्रकार से, एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि भोजन किस तरह से मुंह से लेकर के पेट तक पहुंचे, यानी मुख से होते हुए स्टमक तक पहुंचे, क्योंकि स्टमक में तो डाइजेशन होता है। दूसरी बात, ऐसा इसमें क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि इसकी वॉल्स में यानी कि हमारी ईसोफेगस ग्रास नली की दीवारों पे कुछ ऐसी मांसपेशियां हैं जो कुछ इस तरह से क्रमानुकंचन गति करती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं। और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से खाना क्या होता है? धीरे धीरे करके नीचे सरकता रहता है, और सरकते सरकते कहाँ पहुंच जाता है? हमारे आमाशय में, यानी कि स्टमक में। तो आई बात समझ में? क्यों होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? क्या इंपॉर्टेंस है ईसोफेगस की? ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू भोजन जो है वो माउथ से हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टू द esophagus. The esophagus act as a path that take food to the stomach. No digestion takes place in esophagus. Okay, चलिए यहाँ पे ये हमारे पाचन तंत्र का पूरा एक डायग्राम बना हुआ है, जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से माउथ, माउथ में फिर टीथ है, ये किस तरीके से माउथ, टीथ, टंग, ये बकल कैविटी है, फिर ये एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस क्या करता है? सिंपली एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कि खाना जो है ना वो हमारी भोजन नली में ना जाए, ठीक है ना, भोजन नली, सॉरी, जो खाना जो है वो श्वास नली में ना चला जाए। कई बार कहा जाता है ना, बात मत करो खाना खाते हुए, क्योंकि यही होता है, वो विंड पाइप में चला जाता है तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। तो ये बेसिकली काम है कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। फिर ये हो गए स्लाइवरी ग्लैंड, ये हो गया फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होते हैं? फेरिंग्स बेसिकली वो कॉमन पैसेज है जहां से हो करके भोजन और वायु, यानी कि जो हम गैस इनहेलेशन करते हैं गैसेस का, वो दोनों यहाँ से होकर के जाती है। फिर क्या होता है? भोजन भोजन नली में चला जाता है, और जो वायु है वो क्या, विंड पाइप में चली जाती है, ठीक है ना। तो फेरिंग्स लेकिन एक कॉमन पैसेज है। फिर क्या है? ईसोफेगस से होते हुए भोजन कहाँ गया भाई? हमारे स्टमक में गया। यहाँ पे क्या होता है? गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बेसिकली आपके लीवर से सिक्रीट होने वाले बाइल जूस को स्टोर करता है। अभी हम और डिटेल में आगे देखने वाले हैं। फिर है ये आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो बड़ा ही काम करते हैं डाइजेशन में, अभी बताऊंगी आपको। फिर ये है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बेसिकली से हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, यानी कि ये अभी हमारे लिए फिलहाल में एक अवशेषी अंग है, ठीक है ना। फिर है देन रेक्टम एंड एनस। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा हमारा क्या, हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग में किस तरह से पाचन तंत्र है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले अब बात बकल कैविटी की होगी, बात ईसोफेगस की होगी, अब बात आती है स्टमक की, क्योंकि ईसोफेगस ने कहाँ पहुंचना पहुंचा दिया? हमारे अमाशय में। अब अमाशय में तीन बड़ी ही सुपर डुपर चीजें देखने को मिलती, डेट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथियां। अब ये जठर ग्रंथियां क्या हैं, इनके क्या काम हैं, जरा ये भी देख लेते हैं।
बेसिकली ये 3 तरह की होती हैं, पहली है म्यूकस, फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है पेप्सिन। अब ये जठर ग्रंथियों से जठर रस सिक्रीट होते हैं, जो कि है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्या भाई हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड तो एचसीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये स्टमक के अंदर एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, क्या क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम। अब इस एसिडिक मीडियम के क्रिएट होने से इस पेप्सिन को बड़ा आराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये एसिडिक मीडियम क्रिएट होता है, जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन क्या है बेटा, ये एक प्रकार का इनएक्टिव निष्क्रिय इनएक्टिव एंजाइम है। वो किस में एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन में। और ये पेप्सिन फिर क्या करता है, फिर करता है ये प्रोटीन डाइजेशन का काम। किसका काम करता है फिर ये करता है प्रोटीन डाइजेशन का काम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो भाई ये क्या करता है, बड़े बड़े टुकड़ों को भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। साथ ही साथ ये क्रिएट करता है एक एसिडिक मीडियम, जो क्या करता है, जो कि पेप्सिनोजन को क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम में पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आ रही सभी को? पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन इज ए एक्टिव फॉर्म। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब बात आती है म्यूकस की। म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस को बेसिकली हम हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। ये क्या करती है, ये म्यूकस एक तरह का चिपचिपा स्लाइमी लिक्विड होता है, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो, सिक्रीट हो, बैलेंस करना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एसिडिक इफेक्ट को बेसिकली, ताकि जो स्टमक की दीवारें हैं वो ना जल जाएं। तो म्यूकस का काम यही होता है। क्या होता है बेसिकली, इसका काम ये है कि ये मेंटेन करना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना सिक्रीट हो। ये काम किसका है, म्यूकस का है, यानी कि श्लेष्मा का है, कि कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए। यानी कि अम्ल के अम्लीय प्रभाव से आमाशय को बचाता है, स्टमक को ये बचाता है। अब बात आती है पेप्सिन की। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक। पेप्सिन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्रोटीन डाइजेशन हेल्प करता है। लेकिन अगर HCl नहीं होगा, अगर स्टमक का जो मीडियम है वो एसिडिक नहीं होगा, तो जो पेप्सिनोजन है वो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बट ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, लेकिन पूर्णतः कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ पे होगा, वो होगा आपके बेसिकली कहाँ पे, कंप्लीट डाइजेशन जो होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। क्यों होगा वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक। इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम इनसाइड द स्टमक विच हेल्प इन एक्टिवेटिंग, यानी कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन को एक्टिवेटिंग पेप्सिन इनसाइड द स्टमक। क्योंकि भाई ये जो पेप्सिन था ये तो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन बना बैठा था, इसको किसने कर दिया, पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पेप्सिनोजन एंजाइम था, करना नहीं चाहता था कुछ काम, लेकिन HCl ने क्या कर दिया, HCl एसिड ने इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया और लगा दिया किस काम पे, प्रोटीन के डाइजेशन के काम पे लगा दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं म्यूकस की। ये प्रोटेक्ट करती है भाई लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, सबको पता है ना HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हमारे पेट के अंदर है, फिर भी पेट बचा हुआ, पेट क्या हम खुद बचे हुए हैं, आमाशय बचा हुआ है, किसकी वजह से, म्यूकस लाइनिंग की वजह से। अगेन बताती हूँ, ये क्या है, ये तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लेकिन म्यूकस जो है वो क्या सिक्रीट करती है, स्लाइमी लिक्विड, जो कंट्रोल करता है किसके, HCl के एसिडिक इफेक्ट को, और बचा लेता है स्टमक की लाइनिंग को। क्योंकि HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन बाय कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का चर्निंग, पैरासिलिटिक मूवमेंट करके उसे एकदम किसमें कन्वर्ट कर देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये होता है स्टमक के अंदर। चलिए
अब बात करती हूँ मैं आपसे किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जिसकी वजह से हम सब का लाइफ टाइम पूरी तरीके से भोजन पच पा रहा है, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो फ्रेंडली इंसान है जिसके यहाँ सब आने को तैयार है, जिसके यहाँ पेनक्रियास कहता है ले लो मेरा पेनक्रियाटिक जूस, लीवर कहता है ले लो मेरा बाइल जूस, स्टमक कहता है मैंने भी काम किया है भाई, पचा पचाया थोड़ा भोजन, तो भोजन मतलब पूरी तरह से पहले नहीं डाइजेस्ट किया, बट काफी हद तक डाइजेस्टेड फूड मैंने तुमको दे रहा हूँ। सब स्मॉल इंटेस्टाइन से खुश है। फिर इंटेस्टाइन कहती है मैं भी कुछ ऐसा नहीं, मैं भी तो कुछ करूंगी ना, जिस इंटेस्टाइन भी अपना सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस। अब जब इतने सारे जूसेस यहाँ पे आके सिक्रीट होंगे और सब अपना अपना काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी तरीके से भोजन का डाइजेशन तो होना होना निश्चित है ही है। तो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द प्लेस वेयर बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, pancreatic juice from the pancreas, intestinal juice from the intestine, meat and complete digest the food। अब ये बात तो आपने समझ ली, अब होता कैसे है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले जरा इसकी कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भोजन कम से कम 2 से 6 घंटे रुकता है। इसमें होते हैं उंगली जैसे प्रवर्धनुमा संरचनाएं, जिन्हें हम कहते हैं विलाय। क्या काम है इनका, सरफेस एरिया को बढ़ाना, कि भाई आओ भोजन, भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में आओ, आओ पेनक्रियाटिक जूस, आओ बाइल जूस, आओ इंटेस्टाइनल जूस। तो बेसिकली इसका विलाई जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ये बिगेस्ट साइट है केमिकल डाइजेशन की इन योर गट, हमारे पेट में डाइजेशन की ये जो है ये सबसे बड़ी जगह है। यहाँ 10 से 16 फीट लंबी होती है। कहोगे ऐसा कैसे, तभी तो बेटा ये इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में रहती है, क्योंकि इतनी लंबी होती है और यहीं पे सारा काम हो जाता है, ठीक है, हमारे भोजन का। मेजोरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड एयर, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ पे, ब्लड में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। क्यों, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग होती है बहुत थिन होती है। जनरली डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज हैं, वो कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। आई बात समझ में। अब देखते हैं कि कौन क्या क्या काम करता है। लीवर महाशय कहते हैं मैं दे रहा हूँ बाइल जूस, और मेरे बाइल जूस में है बाइल सॉल्ट। आप हायर क्लासेस में जानोगे, अभी इतना जरूरत नहीं है, बट जस्ट मैं एक बता देती हूँ। बेसिकली 2 बाइल सॉल्ट होते हैं, बिल्यूरुबिन एंड बिल्यूवर्डिन। ये करते क्या है, ये करते हैं मुझे दे दो फैट की जिम्मेदारी, मैं करूंगा फैट का डाइजेशन। तो ये बाइल सॉल्ट जो है वो बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट को छोटे छोटे, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही करना है ना कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या करते हैं, ये बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फूड जो था वो सिंपलेस्ट फूड में होना चेंज हुआ, भाई कुछ तो सिंपलेस्ट में हुआ ना चेंज। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि पाइसीकरण। ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी कि पाइसीकरण। बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, this whole process is known as emulsification by the action of bile juice secreted from the liver। बट एक चीज और जानिएगा कि फैट का डाइजेशन तो करता ही है बाइल जूस, लेकिन बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। कभी भी नहीं भूलना है, बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। आपने सुना भी होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जब किसी को गॉल ब्लैडर में, एक मिनट लिख दो पे, बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। जब किसी बंदे को गॉल ब्लैडर में हो जाता है स्टोन, तो फिर क्या दिक्कत होती है, गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है, ठीक है ना। जब रिमूव करना पड़ता है तो अब जब रिमूव हो गया तो बाइल जूस के रहने की जगह ही नहीं रही। तो उस बंदे को, यानी कि उस पेशेंट को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि अब आपको कम फैट की चीजें खानी है। अच्छा खुद सोचो कि अकेला यही फैट डाइजेस्ट कर रहा होता, तब तो बिल्कुल मना हो जाता, क्योंकि जब वो चीज ही नहीं है जहाँ स्टोर होगा। लेकिन एक्चुअली में अभी आएंगे पेनक्रियास भैया, वो भी करते हैं फैट का डाइजेशन। इस वजह से गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बावजूद भी हम थोड़ा बहुत फैट को कंज्यूम कर सकते हैं डाइट में, बट रेस्ट्रिक्टेड, कम। क्योंकि एक्चुअली में जो काम 2 लोग मिल करके कर रहे थे, अब वो एक अकेले को करना पड़ेगा। इस वजह से, आई मेरी बात समझ में।
चलिए, अब बात करते हैं पेनक्रियास की। ये कहते हैं कि मैं सीक्रेट करूंगा पेनक्रियाटिक जूस, और मेरा पेनक्रियाटिक जूस इतना ज्यादा सुपर डुपर इफेक्टिव है कि वो प्रोटीन का भी डाइजेशन कर देगा एमिनो एसिड में, वो फैट भी करेगा डेट इज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और वो स्टार्च को भी कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। हमने कहा वेरी इंप्रेसिव, भाई इतना कुछ कैसे कर लेते हो? क्वेश्चन मन में आया कि बोलो भाई पेनक्रियाटिक जूस ऐसा क्या है तुम में कि जो तुम प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर रहे हो, तुम फैट भी कर रहे हो, तुम स्टार्च भी कर रहे हो? तो उसने पेनक्रियाटिक ने कहा रुको बताता हूं मैं। पेनक्रियाटिक ने कहा मेरे पास कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने की क्षमता है, मेरे पास फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने की क्षमता है, यानी कि सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में बच्चा। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज, फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, प्रोटीन का अमीनो एसिड। हमने कहा समझ में आई बात, ये बात तो आपने यहाँ पे भी बताई कि मैं ऐसा ऐसा कर देता हूँ, करते कैसे हो? मैं कहा रुको तो भाई, देखो तो, तसल्ली रखो। तो एक्चुअली में बात को समझना आप, यहाँ पे जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कैसे बदल जाता है? ट्रिप्सिन के थ्रू। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस किसको सिक्रीट करता है? ट्रिप्सिन को। एक एंजाइम होता है क्या, जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन, भूलना नहीं है किसी को। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है? ये प्रोटीन को कर देता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट। सेम डेट अगर मैं आपसे बात करूं भाई फैट की, तो अगर जब भी हम बात करते हैं फैट की, तो ये क्या करता है? ये एक लाइपेज एंजाइम होता है जो क्या कर देता है? लाइपेज फैट को कन्वर्ट कर देता है। याद रखना तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा ना इसके पास ऐसा क्या होता है, तो ये चीजें होती हैं। जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या है? सारे के सारे तीनों एंजाइम के पास तीन तीन अस्त्र हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में। लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और कार्बोहाइड्रेट की जब बात आती तो कहता है भूलो मत, एक वहां पे था हमारा स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम, और यहाँ पे भी है मेरे पास पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम। वो स्लाइवा सिक्रीट करती थी तो स्लाइवरी था, और ये है एमाइलेज, यानी कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इस प्रकार से सब लोग मिलकर के पूर्णतः भोजन को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये बात तो सबको क्लियर है ना कि ये चीज होती है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स हैं, प्रोटीन का अमीनो एसिड। जब सब इस तरह से कन्वर्ट हो गए तो अब इनको हमारी बॉडी इजिली क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो किसी को नहीं भूलना है एमाइलेज, या पूरी तरह से कहें तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, नहीं भूलना है लाइपेज एंजाइम, और नहीं भूलना है ट्रिप्सिन को। आई बात समझ में? चलिए, अब जब इतना कुछ हो ही जाता है तो बचता है बड़ी याद। बड़ी याद कहती है मेरा काम जो है यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ फिर से लिख लो नो डाइजेशन। दो जगह ऐसी हैं जहां पे कोई डाइजेशन नहीं हुआ। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, केवल और केवल यहाँ पे वाटर रिटेंशन होता है, और जरूरी चीजें भी। साथ ही साथ क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। पानी भी जो वो जरूरी वाटर रिटेंशन हो गया, जरूरी सारी चीजें रिटेन हो गई। अब फीकल मटेरियल वेस्ट मटेरियल सारे शरीर से बड़ी आंत में आएगा, और फिर बड़ी आंत से होते हुए हमारे रेक्चम में आएगा, रेक्चम से होते हुए एनस से होते हुए शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट होता है। फूड मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द न्यूट्रिशन प्रोसेस यूज इन द सेल। अब जब ये सब कुछ जो हमारे सेल तक पहुंच गया, अब इसका क्या होगा? इसका बहुत जरूरी काम होगा। अब आएगा आपका बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन की बात की। अब इस तरह से ये जो फूड सबको मिल गया, अब इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड का इन सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन। अब जो सिंपलेस्ट एब्जॉर्बल फॉर्म में सारी चीजें पहुंच गई हर एक सेल तक, अब इनका होगा ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन से निकलेगी एनर्जी, यही कहलाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे हम अभी कुछ ही देर में। तब तक के लिए आप सभी को अच्छे से चीजों को रिवाइज करना। आई होप मैंने बहुत सिंपलेस्ट वे में आपकी चीजों को समझाने की कोशिश की होगी।
सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप सबको जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आपको सिंपली क्या करना है, फिलो ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अपने क्वेश्चंस की अच्छे से करनी है फोटो क्लिक और वहां पे अपलोड कर देनी है उसकी इमेज को। 60 to 70 सेकेंड्स के अंदर आपके साथ टीचर कनेक्ट होंगे लाइव क्लास में, वो आपके डाउट को सॉल्व कराएंगे। इस तरह से बिना रुके, बिना किसी प्रॉब्लम के आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम की। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ थोड़ी देर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।